केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें गुजरात और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहां पर 2 सीटों पर दर्ज की है। वही भारतीय जनता पार्टी गुजरात की 1 सीट जीतने में शामिल हुई है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने कालीगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दी है। वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए हैं। इसी मुद्दे पर हम आज इस लाइव में चर्चा करेंगे। इस उपचुनाव के विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, आपका स्वागत है द वायर में। जिस तरह से इंट्रो हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीट जीती है। अजय, आम आदमी पार्टी ने 2 सीट जीती है, कांग्रेस 1 सीट पर जीती है। अ, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो कि सत्ताधारी है, वहां पर उन्होंने फिर से एक बार बाईपोल में जीत हासिल की है। वही गुजरात गुजरात में बीजेपी 1 सीट पर जीती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अतुल, 5 सीटों पे उपचुनाव हुए थे और उसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि एक पंजाब में लुधियाना वेस्ट जो कि एक अर्बन सीट है, और बाकी के सारे और एक तरीके से अर्बन या रूरल सीट है। तो वेस्ट बंगाल में कालीगंज सीट है जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, और विसावदर सीट जो है जूनागढ़ में है, और कड़ी जो गुजरात की जो दूसरी है सीट काड़ी, वो महसाना नॉर्थ गुजरात में है, और नीलम्बूर सीट जो वायनाड हिली एरिया है वो केरला में है। तो बड़ा मैसेज मुझे लगता है ये इस उपचुनाव के ये रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो जिनको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने राइट ऑफ कर दिया था दिल्ली चुनावों के बाद, उन्होंने एक तरीके से उनका एक कमबैक दिखता है। हालांकि वो दोनों जो सीटें वो जीत कर आए हैं, वो उनकी जीती भी सीट थी। विसावदर में भी आम आदमी पार्टी के एमएलए थे जो जिन्होंने छोड़ कर बीजेपी गए थे। ज्वाइन कर लिया। हाँ, जो छोड़कर भूपेंद्र बयानी है, वो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। और लुधियाना वेस्ट में जो गोगी जी थे, उनका एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की ये जो दोनों जो जीते हैं, वो एक तरीके से लुधियाना में ये बताया जा रहा था कि पंजाब में ये बताया जा रहा था कि भारी एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ रहा है और उनसे लोग नाराज हैं। लेकिन लुधियाना वेस्ट की सीट की फिर से जो उन्होंने जो जीत हासिल की है वहां पर, उससे पता चलता है कि उनका जो वहां पर एक पैठ उन्होंने बनाई थी, उन्होंने एक जो फुटप्रिंट बनाया था, वो और उन्होंने एक जो लॉयल वोट बेस अपना तैयार किया था, वो बहुत ज्यादा नहीं हिला है, चाहे ऑब्जर्वर्स जो भी कहें। और मतलब ऑब्वियसली एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी हो सकती है, लेकिन पंजाब के लोग अभी भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जैसे जो ट्रेडिशनल जो पार्टी है उसके ऊपर देख रहे हैं। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी जो जीत है, जहां पर बीजेपी ने, हमने देखा है कि किस गुजरात में जो विसावदर की सीट है, वहां पर बीजेपी पिछले 18 सालों से कभी जीती नहीं थी। लेकिन जब भी वहां हारते थे, जैसे पिछली बार आम आदमी पार्टी के जब जब चुनावों में उन्होंने 10 से 11% वोट लेकर आए वो, तो उसमें उनके ये एमएलए भूपेंद्र भाई बयानी वो जीत कर आए। और उसके बाद से हमने जैसे अन्य राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी डिफेक्शन इंजीनियर करवाती है, उसी तरीके से कई सारे एमएलए और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में पिछले 2 सालों में, 3 सालों में चले छोड़कर गए थे। अच्छे चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो भोपाल इटालिया वहां पर जीते हैं, और भोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही एक तरीके से जो एक अपना राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है वहां पर। उन्होंने ये जो पूरा जो डिफेक्शन और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की गई चुनावों के बाद, उसके बाद वहां पर उन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट फेस भोपाल इटालिया जो पाटीदार एजिटेशन 2015-16 में हुए थे, और उस समय उनका एक बड़ा फेस थे। अब आप जानते हैं कि बाकी के सारे जो फेस है पाटीदार एजिटेशन के, हार्दिक पटेल वो कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी में है। और इस तरीके से
हाँ, तो जो भी है, तो अब गोपाल इटालिया ही है, पाटीदार एजिटेशन के एक चेहरा बच गए थे, और वो अभी भी एंटी बीजेपी कैंप में, उनको वहां पर उतारा गया। और और वहां पर लगातार कांग्रेस जीती है, लेकिन इस बार लोगों ने वहां पर कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़ को आम वोट आदमी दिया। पार्टी का। हाँ, और विशेष बीजेपी बीजेपी इतनी ये सारी चीजें करके अपनी पूरी जोर लगाने के बावजूद भी वो सीट अपने पक्ष में नहीं लेकर आ पाई। और तीसरा जो बड़ा मैसेज आ रहा है कि हम्म, लेफ्ट का जो एलडीएफ गवर्नमेंट केरला में है, हेल्प वो या अगले साल उनके वहां पे आम चुनाव होने वाले हैं, असेंबली हाँ के चुनाव। और निलंबू तो एक तरीके से प्रेस्टीज कॉन्टेस्ट माना जा रहा था, और वहां हम्म पर ये बल्कि सीपीआईएम लेड जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक हम्म फ्रंट की सरकार है, उन्होंने अपना हम्म, कैंपेन भी शुरू ये कर दिया था कि पिनरई विजयन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी एंटी इंकम्बेंसी नहीं। अब पिछले नहीं है दो हाँ बार से वहां पर पीवी अनवर नाम के एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए जीत रहे हैं, लेकिन लेफ्ट की हम्म बैकिंग से जीत रहे हैं। इस बार पीवी अनवर ने वहां पे रेबेल कर दिया, और वो खुद अपने ही इंडिपेंडेंट तरीके से वो लड़ रहे थे, और वो तृणमूल हम्म कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन वो लड़ रहे थे वहां हम्म पर। लेकिन उनको हम्म। उनको भी 20,000 वोट मिले हैं, लेकिन 20,000 वहां से पर ज्यादा जो वोट एलडीएफ की मिले। हार और कांग्रेस की जीत ये दिखाती है कि लोग अब शायद बदलाव की तरफ एक इंडिकेट कर रहे हैं कि हम्म हम पिनरई विजयन के सरकार से जिस तरीके से सरकार एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि उनसे बहुत खुश हैं, हम्म उस तरीके से शायद हम्म ना हो वहां। हम्म। कांग्रेस ने ऐसे कहा भी है कि ये क्योंकि कांग्रेस मैंडेटेड को है एक नौ सीट का साल गेन है जो वहां। हाँ कांग्रेस ने ऐसे कहा भी है कि केरल में जिस तरह से 9 साल पिनरई विजयन की सरकार चल रही है उसके खिलाफ ये मैंडेट है। अजय, हम आगे बढ़ने से पहले अभी अभी 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले सुनते हैं कि उसका कुछ अंश मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। मैं मेरे प्रोड्यूसर्स को एक मैं प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाए। वही अजय, जिस तरह से आपने भी कहा कि 2 सीटें जो है वो अभी आम आदमी पार्टी जीती है, इससे क्या कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्टर तो अतुल है ही। कॉन्फिडेंस हाँ बूस्टर इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली चुनाव में हार के बाद एक तरीके से बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने आम आदमी पार्टी को राइट ऑफ कर दिया। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या आतिश जी हो, एक तरीके से लो प्रोफाइल ही रहे। वो लोग उस बहुत ज्यादा सामने नहीं आए, और बहुत सारे बड़े मुद्दों में हम्म, अपना क्या कहना है उस पार्टी का उसमें ज्यादा नहीं बताया। दिल्ली चुनाव में सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार की आलोचना करते रहे सौरभ भारद्वाज, लेकिन वो एक लोकल पार्टी की तरीके से देखा जा रहा था। हम्म, लेकिन जो प्रॉमिस उन्होंने पंजाब जीतकर और गुजरात में 10-11% वोट लेकर अपने पहले yes, चुनाव में लाकर एक ऑल्टरनेटिव हम्म, की तरीके से जो खड़े हुए, उसका एक तरीके से फिर से एक रिमाइंडर है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है दिल्ली चुनाव हार गई हो, लेकिन अपना जो हम्म, राजनीतिक कार्य जो उनका पंजाब में चल रहा था या गुजरात में चल रहा है, तो वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जो इस तरीके से खास करके गुजरात में, वो मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। क्योंकि हमें याद है कि किस तरीके से पिछले चुनाव में बीजेपी की सरकार जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी जब वो चीफ हम्म, मिनिस्टर थे, तब भी उतनी बड़ी जीत नहीं हासिल की थी जिस तरीके से पिछली बार हम्म, उन्होंने वो सीट 150 से ज्यादा सीटें पार करके जैसे बीजेपी ने वहां पे सरकार जी, जी, बनाया था। और उसका मुख्य बना कारण ये रहा कि जो अपोजिशन के जो वोट्स थे वो बट गए थे। जो वो कांग्रेस के जो डिवाइड हो गए। वोट्स है उससे बहुत सारे छिटक कर वो आम आदमी पार्टी के 10 और 11%, क्योंकि कांग्रेस इतनी ज्यादा वहां पर
एक तरीके से इनएक्टिव रही है गुजरात जैसे स्टेट में। और जिस तरीके से लोगों का, मैं वहां पर ट्रैवल भी कर रहा था तो उसमें देख रहा था कि जो एंटी बीजेपी फोर्सेस है वो एक तरीके से हताश थे कि कांग्रेस के जो नुमाइंदे, जो वहाँ का मेन ऑपोजिशन है, वो वो उस उग्रता और उस अग्रेशन के साथ सामने बीजेपी की सरकार को चैलेंज नहीं कर पा रही है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी एक स्पिरिटेड फोर्स की तरीके से सामने आई थी, तो जहां पे बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं, जो लोग बहुत तो पिछले 25 से अभी वोटिंग एज में आए हैं, उनमें उनको जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो सेकंड टाइम वोटर्स है, जो वहां पर उन आम आदमी पार्टी की तरफ उनका एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था और एक तरीके से एक्साइटमेंट थी कि एक नई पार्टी उनके पॉलिटिकल होराइजन में है। लेकिन और जिस तरीके से पाटीदार एजुटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर, कई सारे सिटीज में जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर आम आदमी पार्टी के खेमे में आ गए, तो उससे एक प्रॉमिस दिखा था। लेकिन जब से चुनाव हुए तब से ये पता नहीं चल रहा था कि आम आदमी वो पार्टी वहां पर ग्राउंड में काम कर रही है या नहीं कर रही है। आज के बाई इलेक्शन में से ये पता चलता है कि वो ग्राउंड पे थोड़ा थोड़ा अपना, जो उन्होंने अपना एक स्ट्रेंथ बनाया था उसको मेंटेन करने में एक तरीके से वो कामयाब भी रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि जितने भी बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, वो सब धीरे धीरे बीजेपी के खेमे में चले गए थे छोड़ छोड़ कर। जी लेकिन जी अजय, मैं पॉलिटिकल पूरी सेंटिमेंट तरह जो से आम आदमी पार्टी ने बनाया था वो अभी तक बरकरार है वैसे। जी अजय, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके इस मुद्दे से कि कांग्रेस पार्टी का लगातार जो ग्राफ है गुजरात में वो गिरता जा रहा है, और जो वोटर्स है, नए वोटर्स स्पेशली आपने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर उन्होंने ऐसा कहा था कि 2022 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी के 15 जो है वो एमएलए चुनकर आए थे, आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए चुनकर आए थे। 15 में से कांग्रेस छोड़कर चले गए 5 एमएलए, जो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, उसमें से एक ही सीट पर जो है वो कांग्रेस जीत के आई है, 4 पर हार हुई है। वही दूसरी तरफ हम आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो गोपाल इटालिया चुनकर आए बायपोल में, वहां पर एक ही उनका जो एमएलए है वो छोड़ के चला गया था, वो जीत कर आया है ऐसे कहा था। काफी संदेश यहाँ पर इसमें साफ। इसमें हाँ। अतुल, मुझे मेरा ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो उभार है गुजरात में, वो गवर्नेंस और वो बहुत सारे लोकल मुद्दों को लेकर हो रहा है कि कहीं पानी नहीं है, कहीं इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के ट्रेडिशनल इश्यूज है कि गवर्नेंस ऑफ पॉलिटिक्स है लोकल। उनका। और हाँ वो है। लेकिन कांग्रेस जिनसे एक लार्जर आइडियोलॉजिकल चैलेंज एक्सपेक्ट किया जाता है कि बीजेपी को वो एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज देंगे, वो देने में वो असमर्थ रहे। तो एक तरीके से ऐसा हो गया था 2017 में, एक दिख रहा था कि भाई यहाँ बीजेपी सरकार के खिलाफ इतनी ज्यादा इतना ज्यादा गुस्सा था कि उस समय एंटी। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट 99 सीट हाँ। पर आ गई थी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जीतते जीतते ही बच गए वो लोग। मतलब जीत सकते थे, लेकिन मतलब क्योंकि बूथ लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बीजेपी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वजह से बीजेपी किसी तरीके से वो चुनाव जीत पाई। लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल चैलेंज बीजेपी को नहीं दिया। उस समय पाटीदार एजुटेशन इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि बहुत सारे कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं करना चाह रहे थे और उनके सामने सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव था, वो था कांग्रेस। लेकिन अब क्या है कि अब दो उस तरीके के अल्टरनेटिव हो गए कि या तो कांग्रेस को वोट देंगे या तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। और देखने लायक यह है कि विसावदर ये जूनागढ़ के इलाके में है, और ये आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सबसे ज्यादा जो अपना होल्ड बनाया था वो सौराष्ट्र रीजन में बनाया था। और विसावदर भी अगर मान लिया जाए जो जूनागढ़ में है, सौराष्ट्र के एक छोर पे है वो, तो वहां पर अभी भी उनका एक तरीके से एक प्रेजेंस एज एन ऑल्टरनेटिव अभी भी वो बचा हुआ है। लुधियाना वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लुधियाना एक पूरी तरीके से एक अर्बन सीट है जहां पर कांग्रेस भी जीतती आई है, 6 बार जीती है वहां पर। और शिरोमणि अकाली दल एक रूरल पार्टी है, लेकिन फिर भी वहां पर बीजेपी के साथ वो लड़ती थी पहले, तो 2 बार वो जीत कर आई है। तो ये है कि वहां पर एक बीजेपी का एक फिक्स्ड वोट शेयर है लुधियाना में जो उनको इस बार मिले। और लेकिन
लेकिन आम आदमी, ये जो शिरोमणि अकाली दल जो पहले वहां पे जीती थी, वो बिल्कुल ही एकदम नीचे 8,000 वोट ही लेकर आए हैं, और उनका एक तरीके से पूरी तरीके से पतन हो गया है पिछले चुनाव के बाद। और उनका बहुत सारा जो ट्रेडिशनल वोट शेयर है वो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है, और कांग्रेस भी, और जो स्विंग वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ ही अभी दिख रहे हैं। अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन पंजाब में नहीं आया है कि जहां पर आम आदमी पार्टी को के खिलाफ जो गुस्सा है वो किसी वो दिख दूसरे, रहे वो हैं। वो इलेक्टोरल रिजल्ट्स में दिखे। तो लार्जर वहां पर वही है कि तीनों जगहों में, चाहे आप देख लीजिए बंगाल, वेस्ट बंगाल हम्म। देख लीजिए, तो यहाँ पर वही ट्रेंड चल रहा है जो उपचुनावों में ज्यादातर होते हैं। उपचुनावों में ये अच्छा। होता है कि रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग हाँ। पार्टीज को ही वोट मिलते हैं और वहां पर मिले हैं। लेकिन केरला की में जो कांग्रेस की जीत है वो बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस की जीत है, क्योंकि हाँ। वहां पर उन्होंने रूलिंग पार्टी को हराया है। यस। और आम यस। आदमी पार्टी की गुजरात में भी जो जीत है वो उन्होंने अपना सीट तो रखा, लेकिन वहां पे रूलिंग पार्टी जहां पर उन्होंने पूरा पैसा और फसल वहां पर डाला हुआ था, हाँ। उनको हर अजय, सक्षम। अजय, आपने अभी पंजाब का जिक्र किया, लुधियाना का जिक्र किया। पंजाब एक अहम स्टेट है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और आने वाले जो चुनाव है उसमें पंजाब एक अहम राज्य है और वहीं पे सभी की निगाहें टिकी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बात मैं यहीं पे मेंशन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पर यहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा हमला किया और बोला कि कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। उससे पहले मनीष अक्सर सिसोदिया कहा ने जाता है कि पंजाब बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किए उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया है। तो गुजरात में अब बीजेपी के से तंग आ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। अजय, सुना आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी ने के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन पर आरोप किया है। क्या ये सभी आरोप जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग लड़ी इंडिया गठबंधन में साथ होने के बाद, और उसका नतीजा हम सभी ने देखा, पंजाब के लिए ये मैसेज है अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के लिए?
पंजाब में तो आम आदमी पार्टी स्टेट लेवल पे इंडिया का जो अलायंस है वो वो काफी अलग तरीके से काम करता है। तो मतलब आम आदमी पार्टी का जो पूरा उभार ही पंजाब में हुआ वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो चाहे वो एनडीए का हो, शिरोमणि अकाली दल वहां पे उनके नेता थे, और या फिर कांग्रेस का हो, उनके खिलाफ उनका जो फ्यूडल टेंडेंसी है उनके खिलाफ वो बढ़े थे, ताकि और एक तरीके से बहुत सारे जो मिडिल क्लास और गरीब तबका है उनके साथ जुड़े, तो जोड़कर उन्होंने सरकार वहां पे। गुजरात में भी उसी तरीके से एक ऑल्टरनेटिव थर्ड फोर्स की तरीके से वो अपने आप को पिच करते हैं। और जो आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उसमें एक तरीके से थोड़ा दम है कि पांचों के पांचों सीट जो कांग्रेस के एमएलए छोड़कर गए थे वहां बीजेपी जीत गई और आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में सक्षम। तो एक आम आदमी पार्टी में एक तरीके से एक वो फाइटिंग स्पिरिट जो है वो तो हम लगातार देख रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में इतना एंटी इनकम्बेंसी फेस करने के बाद भी उन्होंने एक बहुत स्पिरिटेड कैंपेन एक लॉन्च दिखाया था कि अपना स्पिरिट कि हम लड़ने को तैयार है। और वहीं पर वो बीजेपी जब जो कांग्रेस का जो यूनिट है गुजरात में उसके खिलाफ सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बोल रहे, राहुल गांधी भी जाकर वहां पे अपने भाषण में कुछ महीनों पहले उन्होंने बोला था कि हमारे कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के को जिताने के लिए बीजेपी के एजेंट से एक तरीके से उन्होंने यही कहा था। और उसके बाद से कांग्रेस अपने आप को गुजरात में रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। जो पुरानी लीडरशिप है उनको हटाकर वहां पे अब गुजरात में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नए अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, लीडरशिप नई अपॉइंटमेंट दी गई है और सारे जो कम्युनिटीज जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज है उनको एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के संगठन के। फैक्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल अभी जो भी बोल रहे वो अभी भी एक तरीके से फ्लेजलिंग फोर्स है, उभर रहे हैं। कांग्रेस का अभी भी जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है उस पे अगर जिस तरीके से अगर राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं उसको अगर रिवाइव कर पाए तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी वहां गुजरात में एज एन सबसे बड़ा ऑपोजिशन स्पेस में अगर देखा जाए। बीजेपी के संगठन का तो कोई वहां पर जवाब नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो रिवाइवल है वो कम्युनिटी को जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है वो एक नई पहल है कांग्रेस की तरफ से। आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे कि कांग्रेस इन सारे प्रयासों में सफल हो पाती है नहीं हो पाती है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने एक अपोजिशन स्पेस में इस तरीके का एक वैक्यूम छोड़ दिया था कि 5 साल पूरी तरीके से गायब रहे और चुनाव के दौरान भी आप उतने अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी जो है जो एक बहुत ही स्पिरिटेड और एक लड़ाकू पार्टी की तरीके से अपना कैंपेन चलाती है, उसमें बहुत सारे नए वोटर्स जुड़ गए थे और 11% वोट लेकर पहले ही चुनाव में अपना वो लेकर आए। और उसका सीधा सीधा जो असर पड़ा वो कांग्रेस के वोट शेयर्स पे पड़ा और बीजेपी एक उतने ही अपना वोट शेयर उन्होंने नहीं बढ़ाया लेकिन सीटें उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा ली और 150 से ज्यादा। तो हमारा चुनावी जो पूरा खेल है इसी तरीके से होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। तो ये हुआ। लेकिन मैं केरला के बारे में भी अतुल बात करना चाहता हूँ। केरला में एक तरीके से ये जो निलंबूर है मैं केरला की तरफ ही आ रहा था। आपके लिए यही सवाल है केरला और पश्चिम बंगाल का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट की पार्टीज है केरला में 9 साल से वहां पर सीपीआई एम जो है वो सत्ता में है। उनके लिए ये एक मैसेज है, संदेश है कि आपको यहाँ पर एक ये रेड अलर्ट है। केरला और वेस्ट बंगाल ये दोनों ही स्टेट अगले साल चुनाव में जाएंगे और इसीलिए इन चुनावों को इसीलिए बहुत ही कीनली देखा जा रहा था क्योंकि अगले साल का एक तरीके से ये ट्रेंड प्रोजेक्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस का अभी तक कोई सांगठनिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से अभी तक ना बीजेपी ना कांग्रेस ना वहां पर लेफ्ट फ्रंट उनके सामने नहीं आ पा रहे हैं। हर जगह में उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी जीत रजिस्टर किया है, जीत दिखाई है। उन्होंने जितने भी पिछले 5 सालों में उपचुनाव हुए हैं वहां पर तृणमूल पिछले अपनी कुछ हारी हुई सीटें भी जो है उसको भी वहां पर वो उपचुनाव में जीत कर लेकर आए। तो वहां पे ममता बनर्जी का डंका अभी तक बज रहा है। ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वहां पर उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं।
हुआ जो है सहमत। वहां पर भी जो ऑपोजिशन स्पेस है वहां पर बहुत ज्यादा है। जो आज से जैसे अब ये देखिए, आप इसी सीट का देखिए, कालीगंज सीट ज्यादा बहुत, वहां पर लगातार तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता था। पुराने वर्षों को अगर देखा जाए, सालों को देखा जाए, तो ये कांग्रेस की सीट मानी जाती है कि कांग्रेस यहाँ पर जीतती है, और 2016-17 तक शायद कांग्रेस ही वहां पर जीत रही है। उसके बाद से वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सारा लीडरशिप चेंज किया और वहां पर अपना एक सांगठनिक असर दिखाया, और वहां से तृणमूल कांग्रेस ने जीतना शुरू किया। और लेकिन ये जो कांग्रेस और तृणमूल का जो लगातार मुकाबला होता है वो अब खत्म हो गया है। अब वहां पर बीजेपी एक बड़ा फोर्स होकर उभरी है। और यहाँ पर अभी आप रिजल्ट देखिए कालीगंज में, तो सेकंड नंबर पे जो कांग्रेस या टीएमसी पहले हुआ करती थी, तो सेकंड नंबर पे अब बीजेपी हो गई। तो बीजेपी ने भी अपना एक फिक्स्ड वोट बनाया है वहां पर, और कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई है। तो अब ये जो ट्रेंड है स्टेट इलेक्शन, अगले साल का जो स्टेट इलेक्शन में, ये साफ साफ पॉलिटिकल ट्रेंड दिखेगा कि तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है वो। और ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है, और कांग्रेस और वहां का जो लेफ्ट फ्रंट है, वो थर्ड फ्रंट भी अगर बना लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा है, तो भी उनको ये जो बाइपोलर इलेक्शंस होते हैं वहां पर उसको वो किसी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तो अब इस यहाँ पे एक जो डायरेक्शन दिख रहा है कि अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो वेस्ट बंगाल में है वो क्या करे, उनके आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल होगा, और उसमें सीधी सीधी लड़ाई होगी। केरला में हमेशा से सीधी लड़ाई थी। बीजेपी हमेशा वहां पर पिछले 10-15 सालों से कोशिश कर रही है कि यहाँ हम आ रहे हैं, कभी एक सीट जीत जाती है असेंबली सीट, और पिछली बार लोकसभा सीट में वहां पर एक स्टार वैल्यू को पकड़कर उन्होंने एक बड़ी एमपी की सीट भी जीत ली। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी वहां पे भी अभी भी एक बहुत ज्यादा वीक फोर्स है। वहां के अभी ये जो चुनाव में राजीव चंद्रशेखर जो वहां के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट है, वो रिलक्टेंट थे, उनको मन नहीं था कि ये चुनाव लड़े भी। लेकिन उनको सेंट्रल कमांड से, हाई कमांड से उनको डायरेक्शंस मिले कि आप इनको लड़िए, और लड़ने के बाद उनको 8,000 कुछ वोट मिले हैं वहां पर, और उनकी जमानत जब्त हो गई है उनकी। लेकिन वहां पर अभी भी ये दिख रहा है कि भाई जो पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि केरला में कोई एक सरकार रिपीट हुई, फिर से चुनाव वो जीत कर आए, पिनरई विजयन। हर बार केरला का ट्रेंड ये होता था कि एक बार एलडीएफ की सरकार, दूसरी बार यूडीएफ की सरकार। लेकिन पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ कि एलडीएफ जो है वो दोबारा री इलेक्ट होकर आई, और इस बार भी एलडीएफ का यही पिच था कि अभी हमारे खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और हम फिर से जीत कर आएंगे। और कांग्रेस जो है वो, और कांग्रेस का जो यूनाइटेड है, उनके उनके लीडरशिप में इतनी ज्यादा आपसी मतभेद हो गए थे कि वो आप प्रेस के सामने, पब्लिक में वो एक दूसरे के को नकार रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और लगातार उनके सामने एक लीडरशिप चैलेंज रहा कि कांग्रेस की अगुवाई वहां करे तो कौन करे। और अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी और जो कांग्रेस हाईकमांड ने वहां पर केरला में लीडरशिप चेंज किया है। एक नए एमएलए को वहां पे पार्टी यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया है। बीडी सतीजन वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन है। और साथ में तो ये सारे जो लीडरशिप चेंजेस का, ये निलंबूर बाई इलेक्शन जो है वो पहला टेस्ट था, और उसमें वो ठीक वो है। ये सीट जो थी, जैसा मैंने कहा, वो इंडिपेंडेंट एमएलए पीवी अनवर की थी पिछले दो बार वहां से, लेकिन वो जीत कर आए थे। लेकिन वो लेफ्ट बैक थे, वो खुद से नहीं जीत रहे थे, लेफ्ट वहां पे अपना कैंडिडेट नहीं देती थी, और वो जीत कर आते थे। तो एक तरीके से ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी वहां पर जीत है, क्योंकि उन्होंने जो लेफ्ट की जो सीट है वो अपने पास लिया है, दे रेस्टेड द सीट फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये हुआ है वहां पर। और जो पिनरई विजयन ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और हम पहली बार ऐसा होगा कि हम तीसरी बार भी जीत कर आएंगे, वो एक तरीके से ये मैसेजिंग जो है उस पे अब सवालिया निशान पैदा होते हैं, दिखते हैं। क्योंकि ऐसा है नहीं, ऐसा
अगर ऐसा होता तो नीलंबूर बाई इलेक्शन में भी एलडीएफ जो उन्होंने पहली बार अपना कैंडिडेट दिया, एम स्वराज करके कैंडिडेट दिया, जो पार्टी में पिछले 4-5 सालों में उनका एक शार्प राइज हुआ है हर जगह में, और वो पिनरई विजयन के काफी खास माने जाते हैं, और उनको सीट दिया है, वो हारे हैं इस बार। और वहां पर और कांग्रेस ने एक तरीके से रिवाइवल का एक इंडिकेशन दिया है कि हम साथ हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में लीडरशिप में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो कांग्रेस के जितने भी एलाइज थे, जैसे मुस्लिम लीग है और बहुत सारे हैं, तो उनके अंदर भी एक बहुत ही एंजाइटी पैदा हो रही थी कि क्योंकि कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, वो एक चुनाव और भी हार जाती है फिर भी मेन ऑपोजिशन में रहती है, लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे एलाइज हैं उनके लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, तो वो अपना देखने लग गए थे कि इस बार भी हम कांग्रेस के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस ने एक तरीके से, कांग्रेस की जो ये जीत है वो यूडीएफ को संगठित करने में आगे बहुत मदद कर सकती है अगले साल के चुनाव से पहले, और वो एकत्रित हो जाएंगे अगर, तो यूडीएफ आने वाला जो चुनाव है अगले साल का, मेरे हिसाब से एलडीएफ और पिनरई विजन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अब वहां पर संगठित होते हुए दिख रही है फिर से। अजॉय, एक अच्छे तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने ये जो विश्लेषण किया, चाहे पश्चिम बंगाल हो, वहां पर जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार जीत रही है, टीएमसी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस केरला में उभर कर आ रही है, पिनराई विजयन की जो गवर्नमेंट है उनके लिए रेड सिग्नल है ये उपचुनाव। वही आपने जिस तरह से गुजरात का उदाहरण देकर कहा कि कांग्रेस को वहां पर जाकर जमीनी तौर पर काम करना चाहिए और आम आदमी पार्टी एक जज्बे के साथ वापस चुनावी मैदान में आ रही है। और पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सेमीफाइनल की तरह से आने वाले चुनाव के लिए ये उपचुनाव देखे जा रहे थे। फिलहाल इस वीडियो एक में एक चीज मेरी मुझे तरफ से, हाँ एक चीज हाँ अतुल, लेकिन एक लार्जर, ये सब तो आज के चुनाव की बात हुई, लार्जर एक ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे, ये अब 5 चुनाव यहाँ पे बीजेपी कितनी जगहों में थी, मतलब एक ही सीट जीत कर आई है, काड़ी की सीट जो है गुजरात में, वहां पर वहां तो बीजेपी का जो जनरल, ये एक तरीके से जो उनका भी एक प्रोपेगेंडा रहता है कि ये मोदी जी का भारत है और हर जगह में हम फैल रहे हैं, वैसा है नहीं। ये भी दिख रहा है कि आप देखिए केरला में जहां उतने दिनों से वो उभरने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे उनके सारे प्रयास असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके जो अब उन्होंने एक तरीके से बंगाल में बीजेपी जो है वो अपने आप को सेकंड पार्टी बनाने, फर्स्ट बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनाने में तो सक्षम हुई है, लेकिन ऐसा जो 5 साल पहले जो उनका 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 उनकी जो स्थिति थी कि हाँ हम ऑपोजिशन के मेन पार्टी है, आज भी उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो भी वैसे ही दिख रहा है वेस्ट बंगाल में कि वो अभी भी उतने बड़े पोजीशन में नहीं आ पाए हैं, ऐसे पोजीशन में जहां पे वो तृणमूल की सरकार गिरा पाए। और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद जो शिरोमणि अकाली दल उनसे अलग हुई थी पंजाब में, और उसके बाद बीजेपी ने एक बहुत ही ज्यादा मीडिया कैंपेन करके कांग्रेस के जो बड़े नेता सुनील जाखड़ को अपनी तरफ ले आए थे, अमरिंदर सिंह को अपनी तरफ ले आए थे, उससे पंजाब में कुछ फायदा होता हुआ उनका नहीं दिखा। कि उन्होंने ये जब कहा था कि वो क्या बीजेपी पंजाब में खुद अपने दम पर बिना शिरोमणि अकाली दल के सहारे के बिना वो वहां पर अपना संगठन वहां पर बनाएंगे और जीत कर आएंगे, पंजाब में उनका कोई एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, बल्कि और खराब होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अभी भी अर्बन सीट्स में भी जब इतनी बड़ी एक उनके लिए कुछ अट्रैक्शन नहीं है, तो रूरल बेल्ट में तो पंजाब ऐसी जगह है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो बीजेपी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ था, वो आज भी गुस्सा है। और गुजरात जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ आता है, इस पूरे में से इस पूरे चुनाव में ये भी दिक्कत आ रहा है कि लोग एक तरीके से मतलब बीजेपी को वोट तो देते हैं, लेकिन उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में अब कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा है वहां पर, क्योंकि गुजरात में बीजेपी बाय डिफॉल्ट ऐसी हो गई, मतलब वहां पर लोग आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, और वो ऑल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं ढूंढ रहे हैं,
वो बीजेपी को हटाया जाए इसीलिए ढूंढ रहे हैं, और इसी की वजह से वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर वो आम आदमी विसावदर की पार्टी। सीट जीत कर नहीं है। तो ये सारा है कि बीजेपी का एक्सपेंशन कहीं नहीं हो रहा है। जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जो 303 सीटों से वो 240 में आकर हम्म, खड़े हो गए, वही ट्रेंड मुझे अभी भी दिख रहा है कि बीजेपी कहीं फैल नहीं रही है। वो हो सकता है हम्म, चुनाव जीत गए हो, दिल्ली के चुनाव जीत गए हो, महाराष्ट्र में जीत गए हो, हरियाणा में बहुत टाइट इलेक्शन हो गए, लेकिन इन सब जगहों में वो पहले से थे। कोई नई हम्म। फुटप्रिंट उनकी नहीं बन रही है। और वो जो उनका जो बैकवर्ड ट्रेंड है, वो अभी भी मुझे लग रहा है कि उसी उसी ट्रेंड में आगे भी वैसे ही पूरी दिशा, वो ट्रेंड बदलता हुआ नहीं। जिस तरह से आपने अभी बीजेपी का जिक्र किया, जो है केरला में 8,000 वोट मिले हैं, 8,000 से थोड़े ज्यादा वोट मिले हैं, वहां पर उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। और गुजरात भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बीजेपी के लिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभर कर आई है, वहां की जनता ऐसे देख रही है, आपने कहा। लेकिन एक आखिरी सवाल, आपने बीजेपी का जिक्र किया, इसलिए जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी, जो पहले ट्रेंड्स थे, अभी जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी पूरी तरह से पीछे चल रही थी, और एकदम से वहां पर ऊपर आके उन्होंने वहां पर फिर से बीजेपी एक बार सत्ता में आई। क्या इसमें कोई ऐसे? दो राय नहीं है कि बीजेपी सांगठनिक तरीके से बहुत बढ़िया पार्टी है। चुनाव वो सबसे अच्छे से लड़ती है क्योंकि उनके पास पैसे का पावर भी है और ऑर्गेनाइजेशनल पावर भी है, और उनके पैसे और ऑर्गेनाइजेशनल पावर को आज के डेट में भारत में कोई पार्टी मैच नहीं कर सकती है। इसीलिए ये पूरा जो विपक्ष को एक होना और इंडिया अलायंस, ताकि सारे रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, मॉनिटरी रिसोर्सेस और सांगठनिक रिसोर्सेस एक हो जाए। इंडिया अलायंस से ऐसा सोचा जा रहा था कि सब मिलकर बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन मेरा मेरा ये कहना है कि आप देखिए 2012 से लेकर 2019 तक बीजेपी छोटे छोटे राज्यों में फैल रही थी। वो नॉर्थ ईस्ट में उनका कुछ भी प्रेजेंस नहीं था। 2012 से लेकर 2019 तक वो नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड कर गए। हरियाणा में उनका कोई प्रेजेंस नहीं था, वो हरियाणा में भी आ गए। जहां महाराष्ट्र में भी उनका बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं था, वहां पर भी वो आ गए। इस तो 2019 के बाद से जहां पर उनका, अगर हम ये दो पिछले 10 सालों को अगर हम दो भाग में बांटे, तो 2014 से लेकर 2019 तक वो एक्सपेंशन वाले फेज में थे, जहां पर वो नई नई जगहों में अपना प्रेजेंस रजिस्टर करके मोदी जी के नेतृत्व में वो अपनी पैठ बना रहे थे, और उसमें वो सफल भी हुए। 2019 से लेकर 24 और 25 तक उनमें एक स्टैग्नेंसी दिख रही है, और वो वीक भी हो रहे हैं। वीक बहुत धीरे 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 हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जगहों में अपोजिशन को उन्होंने इस तरीके से चोक कर रखा है, जो अपने पॉलिसी से, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, और जिस तरीके से वो, सीपीआई हो। और एक पूरी तरीके से जो एक जो तानाशाही वाला रवैया दिख रहा है सब जगह में, कि मतलब और कोई कुछ बोल नहीं सकता है, या फिर पैसे इवन का तमिलनाडु में भी एंटर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, साउथ में भी बीजेपी ने एंटर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। कर्नाटका में वो पहले से ही थे, मोदी जी से पहले से ही थे वो। तो वो है कर्नाटक तो। लेकिन आप बाकी जगहों में देखिए, उनको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ रही हो, यस। चाहे वहां पर तमिलनाडु में वहां पर एआईडीएमके के साथ वो अलग हो गए थे, फिर से चुनाव से पहले वो एआईडीएमके के साथ अलायंस करने लग गए। केरला में वो ऐसे जो छोटे छोटे जो यूडीएफ और एलडीएफ से जो नाराज जो लोग हैं, उनको एकत्रित करने में अभी तक उनका प्रयास चल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल को देखें तो 2014 से लेकर 2019 में उनके गेन्स के पीरियड थे, एक्सपेंशन के पीरियड थे, जिसकी वजह से बीजेपी एक बहुत ही बड़ा एक पार्टी के रूप में, बड़ी एक पार्टी के रूप में उभरी, जो एक बाकी सारे पार्टीज के लिए एक चैलेंज बन गया कि इतनी बड़ी पार्टी भी कोई हो सकती है। लेकिन 2019 से 2025 तक अगर देखें तो वो कमजोर हुए हैं और स्टैग्नेट हो गए हैं। कहीं पे भी उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ। ओडिशा में सिर्फ देखा जाए तो एक है कि वहां पर उन्होंने अपने सरकार बनाने में सक्षम हुए हैं, लेकिन उनके एक साल का अगर आप
प्रदर्शन देखें तो वहां पे लोग फिर से नवीन पटनायक के बारे में बात करने लग गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी पैंठ थी वो अभी साफ नाम दंड भेद वाले ही फेज में है। उनका अपना जो आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रीम है नॉर्थ ईस्ट में काम नहीं कर रहा है। बाकी जहां पर हिंदुत्व और मस्कुलर नेशनलिज्म की बातें कि होने की वजह से मोदी जी और बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उसका अब एक तरीके से वो मैसेजिंग फ्लैट लग रहा है। अब उसमें कोई उतना दम नहीं रहा। उनको हमेशा कुछ नया करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो फिर से एक्सपैंड कर पाए। उनका वो जो थे उससे कमजोर ही हुए। 300 जो कि दिखा रहा है 303 से 240 हो गए वो, और नए कोई टेरिटरी में वो आ नहीं पा रहे हैं। उपचुनाव में भी उनका प्रदर्शन जिस तरीके से रहा है वो यही दिख रहा है कि मतलब वो अभी भी नई तरीके से अपनी राजनीति को किस दिशा में लेके जाए, एक्सपैंड कैसे करे, उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होकर उभरा है। एक आखिरी सवाल अजॉय, पंजाब से जुड़ा हुआ ये मेरा सवाल है और इसके साथ हम इस चर्चा का समाप्त करेंगे। यही सवाल है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का क्या फ्यूचर रहेगा? क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है, किस तरह से देखते हैं आप वहाँ पर? पंजाब में देखिए शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस था, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल सिख पंथिक पॉलिटिक्स से निकल कर एक पंजाब और पंजाबियत की पॉलिटिक्स में आ गए। वो एक सेक्युलर टाइप की पॉलिटिक्स थी, वो सिख पंथिक पॉलिटिक्स निकले उस मूवमेंट से, वो सिख पंथिक पॉलिटिक्स से। लेकिन वो 1993 में उन्होंने ये अपनाया कि अब हम सेक्युलर पंजाबी पॉलिटिक्स करेंगे, एक रीजनल पॉलिटिक्स करेंगे, और उसमें है तो। लेकिन उनका जो सारा जो बेस था वो रूरल पंजाब में था, और पंजाब ज्यादातर रूरल ही है। तो उसकी वजह से, और उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के साथ अलायंस किया, जो कि सिटीज में हिंदू खत्री रहते थे उनका, और एक सिख का एक अलायंस वहां पे कम्युनिटेरियन अलायंस बना, जिसकी वजह से वो एक सिटीज में भी बीजेपी के थ्रू अपना प्रेजेंस वो बना पाए। फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से ये हुआ, जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था, कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पंजाब के फार्मर्स इस तरीके से एक साल इतना प्रेशर ग्रुप बन जाएंगे, और उससे जो एक नफरत बीजेपी के खिलाफ पैदा हुई। शिरोमणि अकाली दल को अगर पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना था तो वो बीजेपी के साथ नहीं दिख सकती थी, और उनकी उसकी वजह से उन्होंने वो अपना अलायंस वहां पर तोड़ दिया। तो वो जो जो तोड़ा, उसके बाद से ना शिरोमणि अकाली दल ने रूरल बेल्ट में अपना, क्योंकि वो बीजेपी के साथ थी, दिख रही थी, और अलायंस, और वो एंटी पीपल फोर्स की तरीके से उनको देखा गया कि ये हमारे लिए खड़े नहीं हुए। तो हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ अपना अलायंस तोड़ा, लेकिन बहुत लेट तोड़ा। तो उसकी वजह से लोग उनसे नाराज हो गए। बीजेपी जो है, बीजेपी जो सिटीज में अपनी हमेशा से एक फिक्स्ड वोट लेकर आती थी, उनके लिए आम आदमी पार्टी जो हिंदू वोट जाए उनके लिए वो भी एक ऑप्शन तैयार हो गया, और बीजेपी का वोट है वो डिवाइड होने लग गया। तो अब वहां बीजेपी भी वहां पर इसीलिए अलायंस। तो अभी मुझे स्पेशली लगता है उत्तर के आने वाले राज्यों में। दिन, हाँ, आने वाले दिनों में जो दो सबसे बड़े वहां पर फोर्स होंगे वो आम आदमी पार्टी होगी, और उनका सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा। तो और ये शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी वो आने वाले 5-10 सालों में फिर से वो एक अलायंस के रूप में उभर सकती है, या शिरोमणि अकाली दल फिर से एक उभर सकती है। लेकिन अगले चुनाव में ये कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है, जो कि लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव में भी साफ साफ दिख रहा है। अभी बहुत टाइम लगेगा शिरोमणि अकाली दल को उभरने में, क्योंकि हाँ, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। जी अजॉय, जिस तरह से आपने पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरला, एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के राज्यों का यहाँ पर विश्लेषण किया। जिस तरह से कांग्रेस को गुजरात में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वहीं आम आदमी पार्टी फिर से वो अपने लड़ने के जज़्बे के साथ चुनावी मैदान में वापस आई है। पंजाब में जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल के साथ वहाँ पे रीजनरेट करने के लिए कितने एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी आपने भाष्य किया। जाते-जाते इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि द वायर पर लगातार जो है वो देश और दुनिया की तमाम खबरों का जो है वो लाइव चलता है, वीडियोज़ के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा हम अपने दर्शकों तक
ये सभी बातें पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग ला रहा है और देश में बदलाव की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन में शुरू हुई है, उसको अब इस तरह से सफलता मिल रही है। पंजाब में लुधियाना का चुनाव बार बार विपक्ष के लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो बहुत विनम्र उसके साथ में मैं कहना चाहता हूं कि लीजिए, ये सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है और भगवंत मान जी के नेतृत्व में हम पंजाब का फाइनल भी जीतेंगे। संजीव अरोड़ा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनकी छवि, उनके पुराने काम, आम आदमी पार्टी की सरकार के, भगवंत मान साहब के 3 साल के काम, उसको जनता ने मोहर लगाई है। और गुजरात में गोपाल इटालिया जी को मैं बधाई दूंगा। गोपाल इटालिया जी शेर हैं। गोपाल इटालिया जी अब गुजरात की विधानसभा में दहाड़ेंगे तो गुजरात के वो मुद्दे जिनको कहीं उठने नहीं दिया जाता था, अब आप देखिएगा कि गुजरात की विधानसभा में भी गूंजेंगे और गुजरात से निकल के देश में भी पहुंचेंगे। जिनको दबा के रखा जाता था, मैं खुद गया था वहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, तो ये सारे मुद्दे अब गोपाल इटालिया जी के माध्यम से देश के सामने भी पहुँचेंगे और उनको, गुजरात के लोगों को भी आवाज़ मिलेगी।